तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 8। तो चलो बच्चों देखना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में कल हमने जो चीज सीखी थी वहीं से दोबारा शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था एबी प्रकार। और एबी प्रकार में कल हमने सीखा था कि किस तरीके से संरचनाएं होती हैं और किस तरीके से ये चीजें होती हैं। यहां पर हमने आपको बताया था कि एबी प्रकार होता है। एबी प्रकार का मतलब पहली सतह और तीसरी सतह जो होती है वो समान होती है। पहली सतह और तीसरी सतह जो होती है वो समान होती है, पहली और तीसरी। इस तरीके से ये कंडीशन होती है, एबी टाइप का होता है और इसमें ये इस टाइप के पूरी संरचना बनती जाती है। और ये हमने चीजें बताई थी। तो मैंने दो चीजें बता दी थी। पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या बता दिया था? जेड का मान बताया था, जेड का मान बता दिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बताना है, ये अभी नहीं बताया था। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 की बात करते हैं, यानी कि उप सह संयोजक संख्या 12 कैसे होती है। देखो इस डायग्राम को ही समझ लो, इस डायग्राम को ही देख लो। देखो इस डायग्राम में क्या करो, ये जो है ना ये वाला, यानी कि जो फलक में जो फलक केंद्र पर जो परमाणु था उस पर फोकस करो। फलक केंद्र पर जो परमाणु है उस पर फोकस करो, यानी कि इस परमाणु पर आप बैठ जाओ। ये वाला फलक केंद्र पर जो परमाणु था, क्या फलक केंद्र पर जो परमाणु था उस पर बैठ जाओ, ठीक है। अब फलक केंद्र पर परमाणु पर बैठ गए तो ये देखो कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है, इसको फोकस करो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये 6 परमाणुओं से फलक केंद्र जो है वो घिरा हुआ है। तो ये हो गए अपने पास में 6। अब ये 6 हो गए। अब इसी के साथ में ये ऊपर वाले भी 3 जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्यों बीच में गैप है। बेटा गैप नहीं है, ये खाली नहीं है, हवा में थोड़ी टंगेंगे। ये सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं। तो 3 ये ऊपर वाले भी हो गए, ये 3 ऊपर वाले भी इसी के साथ जुड़े होंगे, इसके साथ जुड़े होंगे। तो ये हो जाएंगे 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। समझ में आ गया? यहां तक पहुंच गए, ये हो गए 9, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब 6 तो एक तल पे हो गए, 3 उसके ऊपर। तो 6 और 3 9। और 9 के बाद कहानी अब बदल गई कि ये जो 3 यहां है ऐसे ही 3 यहां भी तो होंगे, इसके नीचे वाले तल में 3 जो होंगे वो इसके नीचे वाले तल में भी होंगे। देखो 6 तो एक तल में हो गए, 3 ऊपर वाले तल में हो गए, 3 नीचे वाले तल में हो गए। तो ये परमाणु ऊपर वाले तल, नीचे वाला तल और अपने जिस पर तल पर रखा है सभी परमाणुओं से घिरा होगा। तो यहां पर हो गए 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। अब समझ में आ गई बात? ऐसे 12 होता है, इस प्रकार से 12 होता है। 6 एक तल पर, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले। क्योंकि ये तल जो आपके पास है जिस पर हम परमाणु रखा हुआ है उसके ऊपर वाला जो तल है वो भी उससे जुड़ा हुआ है और जो नीचे वाला तल है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहां पर हो जाएंगे आपके पास में 12। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चा, समझ में आ गया क्या सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ गया सभी को? सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो 6 3 9 और 3 12। चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम सिखाते हैं आपको अगली बात, और अगली बात अब थोड़ी सी अच्छी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि संकुलन क्षमता। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले अपन ने संकुलन क्षमता निकाला था। कैसे निकालते हैं संकुलन क्षमता? संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं?
तो संकुलन क्षमता निकाला था हमने, कैसे निकाला था? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इंटू परमाणु का आयतन, क्या करेंगे? परमाणु का आयतन बटा संरचना का आयतन, संरचना का आयतन। समझ गए बात को? तो आज हम थोड़ी सी कठिन चीज सीखेंगे। कठिन चीज इसलिए क्योंकि ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी कि षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नहीं पढ़ा होगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोर्स में है। 12वीं वाली क्लास में हो सकता ना पूछे, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप जाओगे तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है। और आपको मैं डिटेल में इसलिए समझाऊंगा कि थोड़ा सा आपको समझ, एक बार थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी लेकिन चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो देखो, ये है बेटा हमारे पास में वही षटकोणीय संरचना। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम ये बात करने वाले हैं, हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन Z इंटू परमाणु का आयतन बटा संरचना का आयतन। ये फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, संकुलन क्षमता निकालने का। संकुलन क्षमता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है? एक भिन्नात्मक मान या एक प्रभाज। किसका प्रभाज? जितने परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान है उसका प्रभाज। तो परमाणु का आयतन, जितने परमाणु है उसका आयतन ले लो, यानी कुल परमाणुओं का आयतन बटा संरचना का आयतन। तो यहां पर हमें आयतन ज्ञात करना है। किसका निकालना है? आयतन निकालना है हमें हेक्सागोनल षटकोणीय संरचना का। ठीक है, अब देखो आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन निकालने का तरीका हमेशा हमें पता है कि जब भी भैया हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा जो भी हमारा एरिया और गुणा जो भी उसके साथ में अपन गुणा करेंगे, यानी कि ऊंचाई। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हमारे पास में हेक्सागोनल जो है उसकी एक ऊंचाई भी तो होगी। तो कैसे निकालते हैं उसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि आपके पास में ये हेक्सागोनल है, गौर से सुनिएगा इस बात को, ये हेक्सागोनल आपके पास में है। आप एक काम करो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। किसका निकाल लो? तल का क्षेत्रफल निकाल लो। और तल के क्षेत्रफल में आप ये जो ऊंचाई है h जो मान ले, जो भी मान लो, ये जो ऊंचाई है इन दोनों का गुणा कर दो। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसकी ऊंचाई निकाल लो, क्षेत्रफल ऊंचाई का गुणा कर दो, तो उस जगह पर आपको संरचना का आयतन दिख जाएगा। संरचना का आयतन दिख जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब एक एक चीज सिखा रहा हूं। पहले क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और फिर कैसे आयतन निकालते हैं, फिर मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फिर ऊंचाई कैसे निकालते हैं, और क्षेत्रफल ऊंचाई के बाद में फिर आयतन कैसे निकाला जाता है, इसको मैं समझाने वाला हूं। तो चलो इसको समझते हैं। तो जितनी चीजें मैंने लिखी है सब समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो मैंने रब कर दिया। सबसे पहले मैंने ये तल लिया, इस तल का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ये तल है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो यहां से क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? अगर देखो तो हमारे पास में त्रिभुज बन गए 6। क्या बन गए? त्रिभुज 6। तो अगर मैं किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और 6 का गुणा कर दूं तो फिर हमारा काम बन गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो, वही बना हुआ है यहां पर। ये देखो यही त्रिभुज बना हुआ है, सॉरी ये षटकोणीय संरचना बनी है। तो इसमें 6 आपके पास में क्या क्या हो गए? ये आपके पास में 6 जो है वो त्रिभुज आ गया, यानी कि त्रिभुज कुछ इस टाइप का त्रिभुज आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्लियर है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? ऊपर से लंबवत डाल देंगे, यानी ये लंबवत हमने यहां डाल दिया। देखो ये दूरी कितनी है? ये a है, ये दूरी a है, तो ये कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। कर लिया अपन ने, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद में ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई आपके पास में a/2, ये चीज हो गई a/2। ठीक, ये मान हमें नहीं पता, ये मान हमको नहीं पता। अगर हमें ये मान पता हो गया, a/2 पता हो गया, ये मान अगर हमको पता चल जाए तो हमारी बात बन जाए।
तो मान लेता हूं ये मान जो हो गया ये y हो गया। एंगल वहां पर कितना होगा 60, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा आधा 30, ये एंगल 30 हो गया। तो tan थीटा लगा लिया यहां पर tan 30, तो tan 30 बराबर कितना होगा a अपॉन 2 इंटू वाई। कैसे निकाला बच्चा, जो बायोलॉजी वाले हैं ध्यान रखें, tan 30 बराबर a/2, ये a/2 है, डिवाइड बाई y, तो कितना हो गया ये हो जाएगा a अपॉन 2y आ गया। और a अपॉन 2y यहां आ गया, तो अब यहां पर मुझे y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, tan 30 का मान रख दिया। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3, तो 1/√3 यहां रख दिया, a अपॉन 2y, तो यहां से देखो y का मान आ गया, वो आ गया √3/2a, √3/2a, ये मान आ गया किसका, y का मान आ गया। अब आपने क्या किया बेटा, y का मान ज्ञात कर लिया, a/2 का मान ज्ञात कर लिया, क्लियर, ये मान समझ में आ गया। तो कितने हैं ये, क्षेत्रफल आ गया ना, इसका क्षेत्रफल आ गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आ गया 6 आ गया, तो 6 से गुणा कर दिया, क्षेत्रफल आ गया 6 से गुणा कर दो, उस मान को 6 से गुणा कर दिया, ठीक, ये y मान आ गया, ये आपके पास में कौन सा आ गया a/2 आ गया, तो ये क्षेत्रफल आ गया, इसका पूरा क्षेत्रफल आ गया, ये कितना आ गया देख लो, फिर से समझ लो, ये आ गया आपके पास में √3a/2 मान आ गया, इसमें √3a/2 y का मान है, ये y का मान है, y इंटू a/2 ले लो और 6 का गुणा आगे करो, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 6√3a²/4। लो भैया ये आ गया क्षेत्रफल। सबको समझ में आ गया, बोलो यहां तक समझ में आ गया सभी को, जल्दी बताओ, क्षेत्रफल निकाल लिया, थोड़ा जल्दी बताओ बेटा, आज कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, गुड। तो हमने निकाल लिया सबसे पहले क्षेत्रफल, किसका निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमारा अगला टास्क क्या है, अब हमारा अगला टास्क है ऊंचाई निकालना है, क्योंकि भैया क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन इसके बीच की ऊंचाई भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ही क्या होगा, आयतन होगा। चलो अब बात करते हैं ऊंचाई के लिए। तो ये रहा आपके पास में ऊंचाई ज्ञात करना। अब कैसे हो रहा, दिख रहा है सभी को ये। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, अब ऊंचाई थोड़ी आसान नहीं है, कैसे समझना पड़ेगा हमको। पहले तो हमें षटकोणीय संरचना को पूर्ण रूप से दिमाग में रखना पड़ेगा, तब हम ऊंचाई निकाल पाएंगे। देखो षटकोणीय संरचना में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि ये हमारा षटकोणीय संरचना है, इसमें परमाणु बीच में है, ऐसे परमाणु लगे हुए हैं। सोचना है आपको, बहुत गौर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में षटकोणीय संरचना का एक ऊपरी तल है। फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कि ये जो 3 परमाणु हैं, इन 3 परमाणु के ऊपर इसका केंद्र इन 3 परमाणुओं के मध्य में होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो 3 परमाणु यहां रखे हुए हैं, इन 3 परमाणुओं का जो केंद्र होता है, वो इन 3 परमाणुओं का जो मध्य में जो जगह होती है, इसका केंद्र और इसका केंद्र यहां मैच करता है। मतलब ये कि वो जो 3 परमाणु हैं, उन 3 परमाणुओं का मान लेता हूं ये केंद्र है, तो ये जो परमाणु है ये इसके ऊपर ऐसे फिट होता है, ऐसे।
अब ऐसे फिट होता है तो इसका मतलब यहां पर लंबाई जो होनी चाहिए, सामान्यतः होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। जैसे जैसे ऊपर वाला परमाणु का केंद्र, फिर उसके बाद नीचे वाला परमाणु का केंद्र, फिर नीचे वाला परमाणु का केंद्र, अगर ऐसे जुड़े हो तो फिर ऊंचाई हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली बेटा? ये R, ये R, ये R, ये R, 4 R हो गए। लेकिन ये नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो परमाणु है बीच वाला खिसक गया, खिसक गया। यानी कि यहां पर इसके जो केंद्र है, मतलब इसके जो बीच में जो जगह खाली है, उस जगह पर इसका परमाणु केंद्र है। मतलब तीनों एक लाइन में नहीं है कि एक परमाणु फिर दूसरा परमाणु फिर तीसरा परमाणु, 1 2 3 लाइन में नहीं है, खिसक गए। मतलब ऐसा हो गया है कि भाई ये परमाणु हमारा ऊपर है और ये परमाणु हमारे नीचे, 3 परमाणु ये, तो इनके बीच में ये यूं करके आ गया है, यूं करके। अब यूं करके आ गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो बीच में जो गैप है ना, जो गैप है उसकी ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, उसकी ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है, यार ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ये थोड़ा बड़ा बना दिया, अरे बड़ा बना दिया, इसके जो बीच में जो जगह है ना, ये कितने हाइट का है, कितनी ऊंचाई का है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप बिल्कुल दिमाग बिल्कुल शांत करके, अगल बगल में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस बिना लेते हुए शांति से सुनिएगा। चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कैसे। देखो, मान लेते हैं ये जो है, ये है ऊंचाई हमारे पास में C, जिसको मुझे करना है ज्ञात। हमने क्या किया? इसके 2 भाग कर दिए। मतलब 2 भाग करने का मतलब ये कर लिया, ठीक है, 2 भाग कर लिए हमने। और ऊपर वाले को हमने बोल दिया H, नीचे वाले को बोल दिया H बराबर, यानी इसका मतलब C बराबर हो गया हमारा 2H। मतलब हम H निकाल लें, उसका दुगना कर दे, C हो जाएगा। ये बात समझ लो, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात क्या है? तो लड़ाई हमारे पास में जो हो रही है, जो हम जिससे हम फंस गए, वो हम फंसे कैसे कि ये 3 हमारे पास परमाणु है, इसका केंद्र पर भी तो जगह खाली है, क्योंकि वही तो चीजें समझाएगा कि हम कैसे करें। क्योंकि वही चीज तो हमें फंसा रहा है कि भाई ये जैसे ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, तो इसके बीच की जो जगह है ना, यही तो बची है। क्योंकि यहां इसके बीच से ऊपर वाले का जो परमाणु की दूरी है, ऊपर वाले परमाणु की जो दूरी है, यही H है, ये हमको मिल गई तो दुगना कर देंगे। सेम नहीं है। अच्छा, एक और बड़े कमाल की बात देखो, ऊपर वाला परमाणु जो है इन 3 परमाणुओं से टच जरूर करेगा, टच करेगा, देखो ऐसे टच करेगा, ऐसे करेगा। तो लंबाई देखो, बीच में गैप है कि नहीं है, ये देखो, ये मान लेते गैप है कि नहीं है, देखो परमाणु से टच तो करेगा, तो इधर कर रहा है, लेकिन जो बीच में जो गैप है ना, वो गैप की कितनी दूरी है वो हमको नहीं पता, यानी कहां तक है वो दूरी पता नहीं है, क्योंकि वो काउंट होगी, ये परमाणु की त्रिज्या काउंट नहीं होगी, वो गैप जो होगा उसकी काउंट होगी, और वहां से होते हुए नीचे आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है यार, वो दूरी निकालनी है। अब वो दूरी कैसे निकाल सकता हूं? देखो दूरी कैसे निकाल सकता हूं। यहां बना दिया मैंने त्रिभुज, ये तीनों परमाणु टच कर रहे हैं आपस में, तीनों परमाणु टच कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, मैंने बनाया है वहां पर ऐसे, ये टच कर रहे हैं, तो ये बना दिया मैंने, इसको त्रिभुज बना दिया। तो मैं काम करता हूं, त्रिभुज बनाने के बाद में मैं क्या करता हूं, ये दूरी निकाल लेता हूं। ये दूरी, कौन सी दूरी? ये दूरी निकाल लेता हूं, ठीक है, ये वाली, यहां केंद्र से ये वाली, इस केंद्र से यहां तक ये निकाल लेता हूं। अंदर तक है बेटा, अंदर तक, अंदर तक, अंदर तक, अंदर तक, जहां पर गैप है वहां तक की दूरी निकाल। अच्छा, ये परमाणु की त्रिज्या तो आप जानते ही हो, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर आर आर, कुछ भी हो सकती, तो अंदर तक निकाल रहा हूं, तो अंदर तक जो त्रिज्या है उसको मान लेता हूं x।
मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x है। देखो ये है x, ये देखो ये अंदर तक की वैल्यू जो x निकाल लेता हूं। अब यहां से एक लंबवत डाल देता हूं इसके ऊपर, या चाहो तो इसके ऊपर डाल दो, ऊपर डाल दो, चलो ऊपर की ओर डाल दो, ठीक है, ये डाल देता हूं। अब ये डाल दिया मैंने, तो अब क्या होगा, देखो यहां पर जब लंबवत ऊपर की ओर डालेंगे तो ये दूरी कितनी है, ये देखो, ये पूरी अगर हम बात करें तो ये पूरी a भी तो है, a है, या फिर ये r है, बात एक ही है, ये r है। तो ये हो गई अपने पास में r, ये हो गया अपने पास में x, और ये हो गया अपने पास में कोण। कितना कोण आ गया, 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें x निकालना है, हमें x निकालना है, हमें x निकालना है, क्योंकि इसी x से आगे हम जाएंगे, तो हमें x निकालना है। यहां 30 है, तो 30 है, तो cos 30 बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा है, ये आधार कौन सा है, ये इसको अपन क्या मान लेते, a/2 मान लेते। आधार हो ये a है पूरा, तो ये कितना हो गया, a/2। ये कितना हो गया x, ये है x, ये है 30, तो आधार बटा कर्ण कर लिया, तो a/2 इंटू x, तो x का मान आ गया हमारे पास में a/√3। मतलब बच्चों x का मान आ गया a/√3, ये आ गया हमारे पास में x का मान। यहां तक समझ में आ गया। दूरी निकाल ली है हमने, जो त्रिभुज जो बीच में फंसा हुआ था, उस त्रिभुज में एक परमाणु के केंद्र से अंदर तक की जितनी डिस्टेंस है वो निकाल ली, यानी अंदर तक की डिस्टेंस निकाल ली, इसका मतलब x का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो x का मान निकल गया, पहला काम तो अपन ने x का मान निकाल के कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें h चाहिए, h चाहिए, ये रहा h जिसको हमें ज्ञात करना है, ये h चाहिए हमको। मतलब अब देखो टास्क सुन लो, अब सुनो बड़ी खतरनाक बात, कि आपने क्या किया, ये तीन त्रिभुज के परमाणु थे, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, तीनों परमाणु थे। आपने इस परमाणु से अंदर तक की जो गैप था, जो आंतरिक दूरी थी, वो ज्ञात कर ली। मान लेता हूं वो ये थी, x थी, ये x मान है, देखो ये x मान है, जो ये ज्ञात कर लिया अपन ने, ये अंदर x का मान ज्ञात कर लिया। अब इस x से, इस x मतलब जो x का केंद्र है, उससे ऊपर वाला जो परमाणु है, उसकी परमाणु की हमें ऊंचाई चाहिए। अब वो कैसे होगा, ये परमाणु जो है इसकी त्रिज्या r है, ये रखा हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसके जो ऊपर रखा हुआ है, तो इस परमाणु की त्रिज्या r तो हो गई, लेकिन उस r के साथ में जो नीचे वाला जो गैप है ना, जो दूरी है, वो दूरी भी तो मुझको चाहिए, क्योंकि दूरी तो बराबर होगी ना हर जगह, इसके अंदर भी यही होगी, इसके अंदर भी यही होगी, इसके अंदर भी यही होगी, हर जगह बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि वो जो ऊपर वाला परमाणु है जिसकी त्रिज्या r है और उसके नीचे x है, यानी r प्लस x ज्ञात करना है, r प्लस x ही h है, r प्लस x ही h है, तो ये r और ये x ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसी को हमने h बोला है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यही हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो देखो, ये जो परमाणु है, ये परमाणु नीचे वाले तीन परमाणुओं से टच कर रहा है, नीचे वाला तीन परमाणु मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं, या एक काम कर रहा हूं, ऊपर वाला परमाणु मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये देखो ऊपर वाला है, और ये जो तीन परमाणु जो नीचे वाले थे उनको मैंने ऐसे बना दिया। तो ये परमाणु इससे टच कर रहा है, ये परमाणु इससे, ये है ऊपर वाला, ऊपर वाला, ठीक। तो ये देखो, ये परमाणु हो गया, ये इससे परमाणु से, ये परमाणु जो है ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो है क्या, इसके केंद्र से ऊपर तक की दूरी हमें निकालनी है, यही तो निकालनी है। अरे भाई क्या हुआ, चलना कैसे बंद हो गया, हाँ, इसके केंद्र से, रुकना एक मिनट, हाँ, इसके केंद्र से ये दूरी निकालनी है h, ये h निकालना है।
अब ये कितना होगा बेटा, इसका केंद्र मैच कर रहा है, तो आर आर ये होगा, या तो इसको ए बोल दो, तो ये तो ए हो गया। ये देखो ये देखो ये ए है, ये ए कौन सा है, ये ऊपर वाला परमाणु और नीचे वाला परमाणु, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टच में है। ये ऊपर वाला परमाणु और ये नीचे वाला परमाणु, ये वाला परमाणु, ये दोनों एक दूसरे के टच में है। तो टच में है तो नेचुरल सी बात है दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, ए। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, यानी ये दूरी हो गई ए, ये हमें ज्ञात करनी है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। ये दूरी ज्ञात करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दूरी देखो कितनी है, ए है, ये है एक्स अंदर वाली, और एच हमको ज्ञात करना है ऊपर वाले परमाणु से नीचे वाले उन तीनों के केंद्र के बीच में, उन तीनों की जो जगह खाली है वहां तक ज्ञात करना है। तो यही है बेटा, ये है एच, ये है ए, ये है एक्स। तो इन तीनों के बीच में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है अपना ए, ये है अपना ए, बहुत गौर से सुनना, थोड़ा सा अब दिमाग में खुजली हो रही होगी। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये एक्स है, ये एच है और ये ए है। तो अब लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या रखा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुमने एच का मान निकाल लोगे, सारे मान तुम्हें पता है, सारे मान पते हैं। ए स्क्वायर माइनस, अभी हमने एक्स का मान निकाल लिया, तो देखो एच बराबर आ गया √2/3a। निकल गई बेटा हाइट। कैसे निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, ये तरीका तो आप जानते हो। कैसे होगा, ये भी तरीका आपको मैंने बता दिया। ये दूरी निकालनी है, ये दूरी मतलब यहां से लेके इसके केंद्र की दूरी h हो गई, ये वैल्यू जो हो गई वो a हो गई, ये वैल्यू जो अपन ने अभी निकाल ली है x हो गई। बस इतना था, यही था सबसे भारीपन जो अभी आपने हल किया, सबसे भारीपन यही था, इससे भारी कुछ नहीं था। और इस चैप्टर का सबसे भारीपन यही है, और कुछ है ही भी नहीं। ये चीज है h, ये a, ये x कर लिया। अब c बराबर मैंने आपको बोला ये 2h के बराबर होता है। देखो ये 2h है तो h का मान आ गया, 2 का गुणा कर दिया। और अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो भैया हमें क्या निकालना है, हेक्सागोन का आयतन। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, घबराना नहीं, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी कि हेक्सागोनल का आयतन। आयतन कैसे होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कैसे होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये रहा क्षेत्रफल, ये रहा ऊंचाई। अब गुणा करके मान निकालोगे तो बेटा ये आएगा आपका आयतन 24√2r3। पीडीएफ घर में भेजूंगा तो आप देख लेना उसमें कि 24 × √2r3। अब फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आ गया पैकिंग फ्रैक्शन का, ये पूरा कैलकुलेशन है। 6 z का मान 4/3πr3, आपको पता ही है क्या 4/3πr3, जो आपके पास में गोला है उस गोले का आयतन 4/3πr3 होता है, इंटू नीचे आपने कर दिया 74% आपके पास में आएगा। समझ में आया बच्चों? अब बताओ, चलो देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनना x के मान को। ओहो, कहां दिखाया जाए, कहां सिखाया जाए। ये लो, चलो 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 एक बार और देखो, देखो देखो सब लोग समझना एक बार। देखो पहले तो तुम हेक्सागोनल को समझोगे, हेक्सागोनल जो होता है वो कैसा होता है, उसको पहले जब तक नहीं समझोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। ये बेटा है, कहां गए, ये बेटा है ऊपर वाला परमाणु। ऊपर वाला कौन सा वाला,
ऊपर के जो तल होता है उसके बीच वाला, फिर ये परमाणु है उसके नीचे वाले, ऐसे समझ लो, ये परमाणु है उसके नीचे, तो ये पीछे, ये इधर, ये इधर। हमको जगह निकालनी है इस केंद्र से इसके मध्य में, जहां तक ये पहुंचा है, ये ऊंचाई निकालनी। सोच के देखो ना बेटा, अगर मैं आपको एक काम करो, मैं आपको कुछ परमाणु दे रहा हूं, सोचो जरा आप, आपको मैंने 3 परमाणु दिए, सोचना 3 परमाणु दिए, तो आपने तीनों परमाणु को ऐसे रख दिया, सोचो बेटा। और छोटे में बचपन में आपने खूब खेली ये चीजें, तो आपको याद हो जाएगा। 3 परमाणु ऐसे रखे, 3 गोले रख दिए ऐसे, फिर उसके ऊपर एक गोला टिका दिया, फिर मैं कहूं कि यार इसकी हाइट बताओ, तो हाइट कहां से बताओगे आप? वो जो 3 गोले हैं उनके मध्य में, यहां से उसके मध्य में से ऊपर की दूरी, मतलब जो उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान से ऊपर वाले की दूरी बताओगे। क्लियर है? ऐसे हाइट निकालो, नहीं तो ऐसे हाइट थोड़ी निकालोगे सर ये हाइट है, अरे ये हाइट तो टेढ़ी हो गई ना यार, हाइट तो सीधी होती है हमेशा, टेढ़ी हाइट थोड़ी निकालते। तो ये हाइट थोड़ी है, हाइट है ये गोला, इस गोले के नीचे वाला जो गोला, उसके केंद्र से ऊपर वाला, ये हाइट है। ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला परमाणु है, ध्यान रखना। ये नीचे वाले परमाणु है जो उसके नीचे 3 परमाणु घूमते रहते हैं। तो ये हाइट हमको चाहिए, ये h चाहिए। अब ये कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है, तो ये बेटा x है, ये x है। तो ये दूरी अगर हमको मिल गई, ये दूरी हमको मिल गई, तो हमारा काम बन गया। तो ये जो है x निकालना है। अब ये x कैसे निकाला जाएगा, ये सोचने वाली बात है, ये x कैसे निकाला जाएगा। तो इसका बड़ा सिंपल है, यहां से यहां तक का x है, तुम एक क्या कर दो, लंब डाल दो। लंब डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा r हो जाएगा। ये कौन सा मान है, ये x मान है, ये x है, ये x है, ये r है। ये एंगल कितना है, 30 है। बस काम खत्म हो गया। तो ये एंगल है 30 हो गया। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो r डिवाइड बाई x। क्लियर, समझ में आ गई बात। और cos 30 का मान तो रख लोगे ना, cos 30 का मान कितना होता है भैया, बताओ cos 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। cos 30 का मान कितना होता है, लो वो भी नहीं बता पा रहे। √3/2, हाँ सही है, गुड, √3/2। तो √3/2 हो गया ना r/x। तो x का मान आ गया ना यार, x बराबर कितना आ गया, इधर ले लो, इधर ले लो, कितना आ गया, 2/√3r। ये आ गया समझ में, ये आ गया अंदर वाली दूरी। अब अंदर वाली दूरी से ये वाली दूरी हमको निकालनी है। ये है हमारे पास में h, कैसे निकालेंगे, x² + h² बराबर a²। ये है हमारे पास में h, ये है हमारे पास में a कैसे, अरे a इतना इतना दोनों r का योग कर दो, दोनों r का योग जो कर दोगे वो a हो जाएगा। अब समझ में आया, बोलो बोलो जल्दी बताओ, अब समझ में आया, अब सबको समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। और अब कितने प्रतिशत हो रहा है वो भी आप देखो, 74%। 74% कितना आता है, 74% आता है हेक्सागोनल में, HCP में 74%। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, बहुत मेहनत करवा दी तुम लोगों ने आज।
तो ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? हाँ ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं दूसरे अगले बिंदु पर। देखो बेटा, इससे पहले हमने क्या सिखाया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले हमने क्या सिखाया, ये पूरा सिखा दिया आपको, हेक्सागोनल का बता दिया, कितने प्रतिशत होता है, क्या होता है, ये सिखा दिया। और अब आते हैं दूसरा, एक और इसका रूप होता है, वो कौन सा होता है, एक और होता है, एक तो होता है ए बी ए बी और एक होता है ए बी सी। ठीक है, तो आज हम अभी अगली बात कौन सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं एबीसी सीखने वाले हैं। तो चलो एबीसी की बात करते हैं। तो एबीसी को कैसे सीखेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों, बात वही है, कुछ नया नहीं है, जो पिछले क्लास में कराया था वैसा ही है। यहाँ पर क्या है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, मतलब प्रथम और तृतीय, फर्स्ट एंड थर्ड जो लेयर है वो हमारी सेम होगी। क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर जो है वो हमारी सेम होगी। अभी क्या था, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर जो होगी वो हमारी सेम होगी। इससे पहले क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर जो थी वो हमारी सेम थी। और जब ऐसी कंडीशन, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, एबीसी कैसे? देखो सब लोग इधर देखो ये ए लेयर है, मान लेता हूं ये ए लेयर है, तो ये बी लेयर है, और फिर ये जो है ये फिर सी लेयर है, तीनों अलग अलग हैं। ऐसे समझ लो, ए लेयर का ये परमाणु है, बी लेयर ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे त्रिभुज बनाया, ऐसा बनाया त्रिभुज, यूं बनाया, फिर ऊपर वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, उल्टा बना है, उल्टा, और फिर उसके ऊपर एक ही है, ए बी सी ए, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, ये ए लेयर। तो पहला और चौथी लेयर समान होती है, पहली और चौथी लेयर समान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एबीसी। और एबीसी जब बनाते हैं तो ये देखो पूरा मैंने बनाया हुआ है, देखो ए बी सी लेयर दिख रहा होगा, ये एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये अलग दिख रही है। ठीक है, ये हो गया। तो ये एबीसी है, और जब एबीसी बनते हैं तो उससे बनता है घनीय निविड़ संकुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी बनता है जब एबीसी बनता है। अब इसमें भी देखो ये ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई, ये सी लेयर हो गई, ये ए लेयर हो गई। मतलब अगर हम उन लेयरों को एक साथ जोड़ दें, 1 2 3 और फिर चौथी लेयर, तो जोड़ दें तो परमाणु हमें कुछ इस प्रकार से अरेंज होके मिलेंगे। और इस परमाणु से अगर देखा जाए तो हमें ये रूप मिलेगा। ये हमें रूप जल्दी समझ में आएगा, ये कम समझ में आएगा। इसको समझो तो अब आपको देखो यहां से कहानी समझ में आ जाएगी। क्या कि परमाणु जो है कोनों पर है, गौर से देखिएगा, परमाणु जो है वो कोनों पर है। और बच्चों परमाणु जो है वो फलक केंद्र पर भी हैं, यानी स्थिति कुछ इस प्रकार की बन के आपके पास में आने वाली है कि परमाणु जो हैं वो कोनों पर हैं, सारे कोनों पर परमाणु रखे हुए हैं, और परमाणु जो हैं वो आपके फलक केंद्र पर भी है। तो ये तो एफसीसी हो गया, ये क्या हो गया, एफसीसी हो गया। हाँ बेटा, एफसीसी और सीसीपी बात एक ही है, ठीक है। एफसीसी का ही एक रूप सीसीपी है, सीसीपी का रूप ही एक एफसीसी है, तो बात एक ही है। तो इसका मतलब परमाणु जो है वो कोनों पर और फलक पर है। तो आप ऐसे दिमाग में रखो, एफसीसी सीसीपी एक, सीसीपी मतलब एबीसी एबीसी, एबीसी एबीसी का मतलब फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सेम, ये अरेंजमेंट 1 2 3 का ये अरेंजमेंट, इस टाइप की चीजें ये सब कुछ होती है।
क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये है सीसीपी एफसीसी, वही वाला जो मैंने आपको आपके सामने रखा हुआ। तो ये भी एक प्रकार की, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एबी पढ़ा, हेक्सागोनल यानी एचसीपी पढ़ा था, और आप क्या पढ़ रहे हैं, एबीसी यानी कि सीसीपी पढ़ रहे हैं या एफसीसी पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब याद करो, मैंने एफसीसी के बारे में 2-3 चीजें तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताई। क्या, एफसीसी के लिए हमने संकुलन क्षमता निकालना आपको पहले ही सिखा दिया है, आप देखो नोट्स में मिल जाएगा आपको। एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता निकालना सिखाया है, तो वही संकुलन क्षमता यहां भी है 74%। देखो दोनों की लगभग समान होती है, हेक्सागोनल और इसकी दोनों की जो प्रतिशत, जो पैकिंग फ्रैक्शन है लगभग समान है, तो उसका भी 74, इसका भी 74 है। बात समझ में आ गई। पहली चीज तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हमने सिखा दिया। और अब बात करते हैं उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या इसकी 12 होती है। कितनी होती है, 12। इससे पहले भी थी, अभी किसकी थी, एचसीपी की। देखो एचसीपी की भी 12, 74%, इसका भी 12, 74%। तो 74% निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूला बता दिया, तरीका बता दिया, और नोट्स में आप देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ये चीज कैसे होगी इसको और बता देता हूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, यानी कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, ये चीज अब हमें सीखनी है। चलो सीखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एक काम करो, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को गौर से देखो गौर से। जहां आप बैठे हो उस कमरे में, आप कोई खेत वेत में बैठा हो तो मैं नहीं बता सकता भाई, मैं नहीं कुछ कह सकता। जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को गौर से देखो। 1 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की आदत बड़ी गंदी होने लगी है धीरे धीरे। तुम लोग एक बार में सुनते नहीं तो वंस मोर का मार देते हो कि हाँ भाई सर एक बार और सुनो। कमरे में बैठे हो, कमरा है, मान लो कमरा है घन। कमरे के अंदर परमाणु कैसे रखे हैं मैं बता देता हूं। परमाणु रखे हैं, कमरे के सभी कोनों में परमाणु हैं और सभी दीवारों में परमाणु है। दीवारों के केंद्र पर परमाणु है। तो दीवार आपके पास है 4, 1 2 3 4। एक है ऊपर छत, एक है नीचे जमीन, ठीक है। तो 4 दीवारों में परमाणु है। केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर बड़े बड़े भारी भारी गोले रखे हुए हैं, भारी भारी टाइप के गोले, ठीक है। छत के बीच में भी एक बड़ा गोला है, जहां पंखा टंगा होगा वहां भी एक बहुत बड़ा गोला है। और मान लेते हैं जमीन जो है वहां पर भी एक बहुत बड़ा गोला है, उसके बीच में। समझ गए। तो 4 गोले तो आपको दीवारों में मिल गए, बीच में एक गोला छत पे मिला, एक गोला मिला जमीन पे, और 8 गोले रखे हैं कोनों पर। 8 गोले रखे हैं आपके कोनों पर। कौन से, जिस कमरे में आप बैठे हो। अब सुनो आगे की कहानी। अब एक काम करो, आप बन जाओ स्पाइडरमैन। मान लो आपके अंदर शक्ति आ गई, ठीक है, शक्ति आ गई, आप बन गए स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन बन के आप जो दीवार है ना सामने, जो भी आपके सामने दीवार है, उस दीवार के जो गोला रखा हुआ है उस पर चिपक जाओ। जो गोला है दीवार में, जो भी सामने जिधर भी बैठे हो, मतलब ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ जहां भी बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। छत पे भी बैठने का मन है छत पे भी चले जाओ, जमीन पर चिपकने का मन है जमीन पर चिपक जाओ। किसी भी एक फलक के केंद्र के परमाणु के ऊपर चिपक जाओ। अब जब फलक के केंद्र के परमाणु, जैसे मान लेता हूं ये मेरी दीवार है, ये मान लेता हूं मैं दीवार है, तो यहां पर मैं चिपक गया, ठीक है। समझ में नहीं आया है क्या सर? समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं बेटा? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके लिए, मेरे पास कोई टॉनिक तो है नहीं, सुनेगा तो समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? कमरा बोला, कमरा समझने में टाइम लग गया क्या? कमरा बोला, कमरों के किनारे बोले, कमरों की दीवारें बोली, इसमें क्या समझना है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनते नहीं हो एक बार में किसी चीज को। कमरा आपके पास में, एफसीसी संरचना बना रहा हूं मैं, एफसीसी संरचना। एफसीसी संरचना क्या होती है? कोने और फलक के केंद्र पर रखे परमाणुओं को एफसीसी संरचना बोलते हैं। कोने और फलक के केंद्र पर परमाणु पर रखे हुए परमाणुओं को एफसीसी संरचना बोलते हैं। सारे कोने परमाणुओं से भरे होने चाहिए, गोले होने चाहिए कोने पे,
और फलक कितने होते हैं? 6। कमरे के फलक भी 6 हैं, घड़ी संरचना के 6 हैं, सबके केंद्र पर परमाणु है। अब सुनो आगे बात को, अब सुनो, ये मेरे पास दीवार है, इस दीवार में ये गोला है, ठीक, उस गोले पे मैं बैठ गया। अब ये कोना है मेरा इस दीवार का, 1 2 3 और 4, ये कोना है 1 2 3 और 4, ये कोना है। यानी कि इस जहां पर मैं बैठा हूं, इस जगह को 4 परमाणुओं ने घेर लिया। आप जहां बैठे हो, जिस दीवार पर आप चिपके हो, दीवार के 4 कोने हैं और उन्हीं चारों कोनों पर परमाणु है। तो इसका मतलब 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए। क्लियर? 4 यहां तक समझ में आ गया सबको? 4 हो गए, कोने के 4। मतलब जिस दीवार पर आप घुस गए, जिस दीवार पर आप बैठ गए, उसके कोने पकड़ लो, 4 हो गए। तो 4 परमाणु ने तो उसको घेर लिया। नंबर 1। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अगली बात सुनो। अब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पास में ये कंडीशन है, ये देखो 4 हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर अगर सर करता हूं तो मेरे सामने ऊपर छत दिख रही है। थोड़ा ऊपर करता हूं, मेरे सामने छत दिख रही है। छत के केंद्र पर भी एक गोला है, छत के केंद्र पर भी एक गोला है, दिखा? फिर थोड़ी सी नजर इधर करो, इधर दीवार आ गई है, इधर भी एक गोला दिख रहा है मुझको। फिर थोड़ा सा नजर नीचे करो, देखो जमीन, यहां पर भी एक गोला दिख रहा है मुझको। फिर थोड़ी नजर इधर करो तो यहां पर भी एक गोला दिख रहा है मुझको। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां बैठा था, ये मेरी दीवार कंप्लीट हो गई, जिस पर मैं था, चारों कंप्लीट हो गए। फिर मैंने थोड़ी सी नजर ऊपर की तो छत मिलेगी, छत पर एक केंद्र पर गोला, मैंने कहा ना फलक के केंद्र पर गोला, एक फलक के केंद्र पर गोला ये है। फिर इधर किया तो देखो इधर भी एक फलक के केंद्र पर है। फिर इधर देखो, यहां भी एक बॉल है या गोला है, यहां देखो एक गोला ये। तो 4 गोले ये भी दिख रहे हैं मुझको। तो 4 तो ये थे, 4 ये हो गए, 8 हो गए। अब एक काम करो, 180 डिग्री पे घूम जाओ, सॉरी 360 पे नहीं, कितना होगा, 180 पे। हाँ, 180 पे घूम जाओ। 180 पे घूम के पीछे चला गया। अब मैं उधर वाला जो पीछे वाला कमरा है ना, उसके बारे में सोचता हूं। तो पीछे वाले कमरे के बारे में सोचूंगा तो पीछे वाले कमरे में तो वही सिचुएशन होगी, ऊपर करूंगा फिर एक गोला, इधर करूंगा एक गोला, इधर करूंगा एक गोला, इधर करूंगा एक गोला। मतलब मुझे दोनों, इधर भी देखना है और इधर भी देखना है और सामने भी देखना है। तो इधर वाले कमरे में 4, दीवार पर 4, और इसके इधर वाले पे, उधर वाले पीछे वाले पे भी 4। तो 4 और 4 8 और 4 12, ऐसा होता है। अब समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ गया सभी को? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 12। ध्यान रखना, गलती मत करना, भूलना बिल्कुल नहीं है। कितने होते हैं? 12। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आज की कहानी हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।